from एक्सरसाइज 1 से बताइए। एनी डाउट वन किसी भी क्वेश्चन में? सर एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया था which is not the basic postulate of Dalton's atomic theory. First question, atoms of all elements are alike included their bases. सर उसने ये भी बताया था atoms of the बताया same था, element. उन्होंने मास पे कमेंट नहीं किया था। एक्चुअली क्वेश्चन ही कोई खास नहीं है, गड़बड़ क्वेश्चन है। ओके सबने बुकलेट किया ना? हाँ सर, बुकलेट हो गया। तो 36 से बताइए क्या होगा 36 का आंसर। लाइन स्पेक्ट्रम अलग अलग क्यों आएगा? दे हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की। सर सी आएगा। हाँ, एनर्जी लेवल अलग अलग होगी तभी तो एनर्जी डिफरेंस भी अलग अलग आएगा। yes, तभी तो sir. फोटॉन्स भी अलग अलग ऑब्जर्व होंगे, तभी तो स्पेक्ट्रम भी अलग अलग दिखेगा। एंड व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सारे वेवलेंथ जो हम सप्लाई करते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम कर लेंगे। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम हाइड्रोजन इज दिस, लिथियम 2+ क्या होगा इनटू Z²। yes, sir. रेशियो ऑफ डिफरेंस इन, बता दीजिए बेटा, मैं क्या इसको सॉल्व करूं। 37 से 40 को डाउट है? नो सर। बताइए डाउट आगे का। सर हमने 54 में डाउट है सर। उनका हमने होमवर्क दिया था ना? हाँ सर, होमवर्क दिया था। तो 50 का कोई डाउट नहीं सर। सर 23rd में डाउट था। 50 23rd 23rd कहाँ तुम हो? बहुत तो पीछे हो गया वो। एनर्जी डेल्टा ई कॉरेस्पॉन्ड टू इंटेंस येलो लाइन, ये क्या है? नैनोमीटर पता है। डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पाने के लिए कौन सा फॉर्मूला था? 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर्स। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल्स में कन्वर्ट करूं तो किलोजूल पर मोल में। 1.6 into 10 raised to power minus 90। नहीं, मैं किलोजूल पर मोल में, तो 1 फोटॉन का हुआ ना।
अगर मैं पर मोल में कन्वर्ट करूँ किलो जूल पर मोल में तो इंटू 96.4। Yes, sir. अब बोलो, जल्दी डाउट जल्दी बोलना चाहिए। अगर आपने किया है तो, नहीं किया तो विल लीव इट, विल स्टडी। सर 54 में डाउट है। इसके पहले कोई नहीं। What transition in He plus ions shall have the same wave number as the first line in Balmer series of H atom? पहले आपको मैं ये बता दूं कि बाल्मर सीरीज क्या था, 322, 422, 322, 422, 522, 622, ये फर्स्ट 4 लाइन ही विजिबल है Yes. बाल्मर के। इन 722 बाल्मर तो होगा पर विजिबल नहीं, ठीक है ना। अब लिखता है व्हाट ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस शैल हैव द सेम वेव नंबर, मतलब वेव नंबर की बात कर रहा है। 1/λ निकाला था हमने, क्या निकाला था, RH। RH Z²। अच्छा ये आपको नहीं बताया था बेटा, बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई। सर RH ये 1 हमारा बाय डिस्कशन नहीं हुआ अभी तक, क्या, ये वाला डिस्कशन नहीं हुआ है, बस आपने ऊपर ऊपर से हाँ बताया। सर ये हुआ क्या ही नहीं ऊपर है। ऊपर से बताया, कुछ भी बोलते ये- रहते हो। सर यही सब। रुको, कुछ भी बताया गया है कि ऊपर ऊपर से बताया गया है। गेट द वैल्यू 1/λ निकाला हुआ है हमारा। नहीं सर ये वाला नहीं, वो जो बार्मर सर वो सीरीज बार्मर और वो सीरीज सब और है ना वो वो हाँ सब। वो ठीक है, वो तो डिस्कशन में हमने ये डिस्कशन कर ही लिया था कि बाल्मर सीरीज क्या होती है। सिर्फ ये बताया था लास्ट क्लास में हमने कि n2 - n1 + 1 n2 - n1/2 का फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। अगर डेरिवेशन नहीं भी बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। तो ये Yes. फॉर्मूला 1/λ का किसी भी ट्रांजिशन का, किसी भी ट्रांजिशन का ये 1/λ फॉर्मूला है। हाँ सर। आ गया, 1/λ लिखा, सर द सेम वेव नंबर एट हाइड्रो बाल्मर सीरीज। First line, what is the first line in Balmer series? 322. We'll discuss it. Don't worry. मैं बता रहा हूँ 322। तो वहाँ पे क्या लिखूँ, 2² माइनस 3², और RH कांस्टेंट है। हाँ इसका लिख लीजिए पहले, ये लिखिए सबसे पहले 1/RH अप्रॉक्सीमेटली 912 एंगस्ट्रॉम होता है। यस। RH इंटू 1², ये हो गया हाइड्रोजन का। अब अगर हीलियम का लिखूँ तो क्या लिखूंगा, 2², 1/2², सॉरी n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। n1 n2 क्या होगी सोच के बताइए, एनालिटिकल क्वेश्चन है। हाउ मेनी इक्वेशंस डू यू हैव, वन इक्वेशन होगी ना। हाँ सर। RH इंटू 1² 1/2² माइनस 1/3² should be equal to RH इंटू 2² 1/n1² 1/n2²। अब सोचिए कैसे होगा, ये दोनों को कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ 2² है तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं 2² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो न्यूमरेटर तो सेम हो गया। यस सर। और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करनी पड़ेगी ताकि वैल्यू सेम ना, डिफरेंट ना हो। तो 2² को ब्रैकेट के अंदर ले आता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा 2² ऐसा होगा, होगा ना, बताइए। हाँ सर। 2², तो हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, 1/4² 4² माइनस 1/, 6²। मतलब ये n1 और 4 n2 और 6 n2 मैच is कर दिया, 6 to 4। हो गया। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बट एनालिटिकल क्वेश्चन। तो ऐसा कोई हाई फाई फॉर्मूला यूज नहीं किया, बेसिक फॉर्मूला यूज किया। बट हमारे पास 2 वेरिएबल थे, एक ही इक्वेशन था, तो हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं, थोड़ा स्मार्ट खेलना पड़ेगा। तो Z² के साथ खेला करिए हमेशा, पूरा ट्रिक यही है कि Z के साथ खेला करें। Z² को हम ले आएंगे और फिर उसको ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाएंगे। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, टफ नहीं बट वेरी गुड क्वेश्चन। और बताइए, बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन। अच्छा सर कहाँ तक पहुँचा दिए क्लास का, फिर कहाँ पहुँच गया। सर अभी तक लेक्चर नहीं हुआ है, कल है। अच्छा कल लेक्चर है, ओके ठीक है। और बोलो, सर अभी एक्सरसाइज 1 में नहीं है। सृणल बुकलेट का डाउट सेंड करने की जरूरत नहीं बेटा, बुकलेट का कभी डाउट मत सेंड क्या करिए। अब सब लोग के पास एन अवस्थी है,
मैं वो कहा था नहीं, शेयर, नहीं मैंने सर। कहा तो शेयर करने के लिए। मेडिकल का बेटा दिशा नहीं है मेरे पास जेई वाला ही है सॉफ्ट कॉपी, और आई थिंक हार्ड कॉपी खरीद देना बेटर है, हार्ड कॉपी से करना ज्यादा बेटर है। सर किसका बोला आपने, वापस से क्या बताया? एन अवर्स, सी 3 बुक्स Okay, sir. यू शुड कीप विथ यू फॉर प्रैक्टिस। सब लोग जेई के लिए अलग आता है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस है, कुछ कोई खास बुक नहीं है, बट इट्स अ गुड कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सब बुकलेट में मिल जाएंगे, अगर मैं कुछ और असाइनमेंट दूंगा वहां ही मिल जाएंगे, पर कलेक्शन थोड़ी ठीक है। एन अवस्थी, बीके जायसवाल और एम एस चौहान। ये फिजिकल का न्यूमेरिकल बुक, ये इनऑर्गेनिक का न्यूमेरिकल बुक, द प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक इनऑर्गेनिक। स्टार्टिंग से ही मेरे बिना कहे मैं सिर्फ बुकलेट कहूंगा, तो बुकलेट जैसे ही खत्म हो तो उसको उसमें निपटा देना, मेरा वेट मत करिए मेरे कहने का। सिलेबस जब खत्म हो, ये भी आपका खत्म हो जाना चाहिए ऑर्गेनिक। ये जेई मेडिकल दोनों के आते हैं अलग अलग, कुछ नहीं, मेडिकल वाले थोड़े क्वेश्चंस कम रहेंगे, बस यही होगा। Okay, sir. यू शुड कीप दिस बुक विथ यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक है, बहुत क्या ही कॉस्टली होगा। और सॉल्यूशन डोंट ट्राई टू रेफर, हमेशा सॉल्व करिए, फाइट मारिए, कोशिश करिए, जब हार जाए तो फिर सॉल्यूशन देखें, तभी आप सीख पाएंगे। ये 3 बुक Yes, sir. सबके पास रहना चाहिए। जेई वाला खरीद लीजिए, मेडिकल वाला खरीद लीजिए। और Yes, sir. जेई वाले 2 काम करें, हमेशा हमेशा 2 तरह, जैसे मेडिकल में सिंगल चॉइस ही सिर्फ, तो कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन जेई वाले में सिंगल चॉइस और इंटीग्रल टाइप आप डेफिनेटली बनाए खत्म करेंगे। जैसे अभी मोल कॉन्सेप्ट रेडॉक्स हो गया है, तो उसमें एक ही चैप्टर है एनावस्थी में, स्टोइचियोमेट्री, उसमें हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर भी 1-2 टॉपिक अभी तक नहीं हुआ है, बिकॉज वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है ना, Yes, sir. तो कर सकते हैं। अभी एटॉमिक हो जाएगा तो एटॉमिक कर लेंगे, अभी स्टार्ट होगा आपका पीरियोडिक तो पीरियोडिक कर लेंगे, आईपीएससी हो चुका है, आईपीएससी खत्म कर लेंगे उसमें से। तो हमारा कहने की जरूरत नहीं, आई विल ऑलवेज टेल यू टू डू द बुकलेट, बट आई विल नेवर टेल यू टू डू दिस बुकलेट बुक्स, यू शुड डू इट। और इसके डाउट्स आप मुझे भेज सकते हैं, Yes, sir. आप शॉर्टकट बना लें। जैसे मान लीजिए स्टोइचियोमेट्री आपने पूरी कर ली, जैसे मैंने कहा ना कि हर दिन आपको 40,000 क्वेश्चन बनाना चाहिए हर सब्जेक्ट से, तो ये तो बुक सफिशिएंट है, एक एक में 400-400 क्वेश्चन है, तो आप कभी आपके पास कम ही नहीं पड़ेंगे, एक कम पड़ जाए तो हमसे मांग लीजिएगा। तो लिख दीजिएगा एनए के टॉपिक, टॉपिक अंदर उसका डाउट शेयर कर दिया, वीके लिख दिया, डाउट शेयर कर दिया, एमएस डाउट लिख दिया, एमएससी लिख दीजिए, वीकेजे लिख दीजिए, लोग ऐसे ही नाम से फेमस। रैंडम कलेक्शन है प्रॉब्लम के, नॉट अ गुड वे, बट स्टिल जब टॉपिक खत्म हो जाए, सिस्टमेटिक पैटर्न में हम पढ़ लें, तो हमें रैंडम क्वेश्चन ही चाहिए। हमें पहले एक सब टॉपिक से आएगा, फिर दूसरा सब टॉपिक से आएगा, तो वो दमदार क्वेश्चन नहीं होता है, बिकॉज आप एक तरह से मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो ही आपको थोड़ी परेशानी होगी और प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो ऑल मेरे पास तीनों बुक है, बट वो जेई वाला है, मेडिकल वाला सॉफ्ट कॉपी किसी ने निकाला नहीं, ठीक है, हाँ सर। तो आप ले लेना, तो महंगी बुक नहीं है, रखना चाहिए, 2 साल काम आएगी आपको। और कोई हाँ थेरी बुक सर। नहीं चाहिए आपको, कोई थेरी बुक नहीं चाहिए, यू विल गेट द कंप्लीट नोट्स ऑलवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक्सरसाइज 1 में नहीं है आप लोग। 1 में नहीं है, 3 में बताइए। हाँ सर, 1 मिनट। और उनका क्या करना, मुझे मोल कॉन्सेप्ट का, रेडॉक्स का और एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये तीनों का एटलीस्ट एक्सरसाइज 2 मुझे भेज देना, एक्सरसाइज 2 स्कैन कर देना, भेज देना मुझे। क्या सर? एक्सरसाइज 2 हाँ। का स्कैन मुझे भेज देना, स्कैन भेज देना। ओके सर। वो थोड़ा रैंडम चेंज हो जाता है तो डिस्कशन में दिक्कत आएगी। 3 में आइए। सर 3 में 9th वाला। 9th वाला, हाँ सर, बिल्कुल 9 सिंपल से में। सिंपल क्वेश्चन पूछे आप। 9th वाला क्यों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सर ने नहीं पढ़ाया, रुदरफोर्ड मॉडल में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं पढ़ाया, नहीं सर। तो पढ़ लेते हैं उसको 2 मिनट में। हाँ सर। देखिए ये सर के नोट्स में है, शायद सर के नोट्स में है, उनको एक ही क्लास मिलता है ना, 2 क्लास तुम्हारा वैसे वेस्ट होते, क्या पढ़ा है। देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन रुदरफोर्ड
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले कुछ कुछ चीजें हमें जाननी है। अगर कोई दो चार्ज हैं, देखो फिर से वही पुरानी चीज पढ़ा रहा हूँ। दो चार्ज हैं, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो फोर्स क्या होता है? बस फोर्स इज बस पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट फ्रॉम r। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। तरीका क्या है? हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है, वन अल्फा पार्टिकल। अब खुद सोचो, जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया था गोल्ड फॉइल पे, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज। इसका m मान लेते हैं, m अल्फा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं। हाँ, एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट, फिर हम इस डायग्राम को देखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओंकार, बात समझ में आई कि नहीं? कोई चैप्टर खत्म हो, हमें इन तीनों बुक से खत्म कर डालेंगे। हाँ सर। और लगता है कि मेरे पास सर अभी बहुत टाइम है सर, तो आप मुझे भेज दीजिएगा। फंडामेंटल बुक है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। टोटल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बस ये कॉन्सेप्ट लगाने। एम अल्फा, वी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वी अल्फा ले लेते हैं। हमें इस पार्टिकल को फ्रॉम इंफिनिटी, अप्रॉक्सीमेटली इंफिनिटी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और एक न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस किसी का भी होता है, गोल्ड का होगा तो अलग होगा न्यूक्लियस, कॉपर का होगा तो अलग होगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, इसकी चार्ज क्या होगी? प्लस जेड। अल्फा पार्टिकल की चार्ज क्या होगी? प्लस 2e। ठीक है। अल्फा पार्टिकल की चार्ज क्या होगी? प्लस 2e। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? प्लस जेड। एनी डाउट इन दिस? अभी फ्रॉम इंफिनिटी छोड़ा मैंने, तो ये किधर किधर जा रहा है? टुवर्ड्स, फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी कि ज्यादा होगी? बोलो। कम। कम, बिकॉज रिपल्सिव फोर्स will be acting on alpha particle by nucleus। आप हमेशा ये जान के रखना, वी आर नॉट लर्निंग एनी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, वी आर लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग गिवन सम इंफॉर्मेशन। बस बहाना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं। हमारा एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी सॉल्विंग स्किल, सोचने की शक्ति बढ़नी चाहिए। बहाना है बस। repulsive force will be acting on alpha particle by nucleus, therefore velocity decreases, है ना। एक ऐसा जगह आएगा जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई। तो इसके बाद आगे जाएगा क्या बताओ? रिपल्सिव फोर्स तो हमेशा लगेगा, उसके बाद किधर मूव करना स्टार्ट करेगा? लेफ्ट, है ना। जब तक हमारे Yes, पास sir. ताकत है, मैं आपको आपकी तरफ जाऊंगा, आप हमारे पे ताकत लगाए जा रहे हैं, तो मैं तो मुझे लौटना ही पड़ेगा अपनी जगह से। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? दिस, कोई डाउट? No, sir. इसके बाद जा ही नहीं सकता ना, आगे वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसी का सिंबल क्या है? आर सी डी। अब हम क्या करेंगे? एक इनिशियल पोजीशन पे, व्हाट इज इनिशियल पोजीशन? दिस इज इनिशियल पोजीशन।
व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? एट इनिशियल पोजीशन क्या होगा? एट इनिशियल पोजीशन क्या होगा बताइए? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? k इंटू प्लस 2e प्लस जेड ई अपॉन, फ्रॉम इन्फिनिटी ड्रॉप किया ना, बताइए। Yes, sir. बेस्ट पार्ट एट फाइनल पोजीशन एम अल्फा इंटू जीरो स्क्वायर अपॉन आर सी डी। एनी डाउट? No, sir. बस लगानी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल, तो हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर प्लस जीरो, जीरो प्लस क्या होगा? k इंटू प्लस 2e प्लस जेड ई अपॉन आर सी डी। एनी डाउट? No, sir. No, sir. बहुत सिंपल है ना, सिंपल था ना तुमका? बताओ, हाँ, सिर्फ sir. इक्वेशन लगाने थे पोटेंशियल और काइनेटिक के, सिर्फ जानना था कि व्हाट इज क्लोजेस्ट डिफरेंस होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। नाउ फ्रॉम दिस आर सी डी विल बी इक्वल टू 4k z ई स्क्वायर अपॉन एम अल्फा। अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बहुत सिंपल। टोटल इक्वल टू इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो अगर कॉपर न्यूक्लियस है तो जेड बदल जाएगा बेटा, गोल्ड न्यूक्लियस है तो जेड बदल जाएगा फिर से। फिर कांस्टेंट क्या क्या रहने वाला है इसमें? के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एम अल्फा कांस्टेंट है, वी अल्फा कांस्टेंट है। वी अल्फा भी गिवन रहेगा। तो इस पूरे सिस्टम में कौन सी दो चीजें बदलेगी? जेड बदलेगा और वी अल्फा बदलेगा। अब सेम कॉन्सेप्ट यही पूछ सकते हैं कि मान लो मैं यहाँ पे वेलोसिटी v इक्वल टू v1 था, बताओ डिस्टेंस क्या है? सेम मेथड से निकाल लोगे। Yes, sir. यहाँ पे कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल या काइनेटिक, तो फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन विल बी सिमिलर। अब इस जो इक्वेशन डिराइव किया हमने, इस इक्वेशन को आप उस प्रॉब्लम में बस पुट कर देंगे। ये डिफिकल्ट माना जाता है। क्या डिफिकल्ट है? कुछ डिफिकल्ट है क्या बताओ? नहीं, sir. क्या क्या गिवन है बताओ? आर सी डी गिवन, कॉपर इज गिवन, तो 29 होता है जेड। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं अप्रोक्सीमेटली? 4u। डाल के की वैल्यू पता ही है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई की वैल्यू 1.9 न्यूटन पर मीटर कूलम। ये केजी में करना पड़ेगा सारे एसआई यूनिट। और जेड 29, आर सी डी 10 पावर माइनस 13 मीटर। तो अननोन क्वांटिटी क्या रही सर? डन।
Yes. Yes, sir. अब इतना आपने बुकलेट में कम क्वेश्चन किया, अब देखा जाए तो बुकलेट कोई देख लो, एक्सरसाइज 1 में कितने क्वेश्चन थे? अराउंड 108 क्वेश्चन आएंगे, सब मिला के 300-400 क्वेश्चन होंगे। फिर आप एना मस्ती करोगे उसमें क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन की कोई लिमिटिंग, जितना प्रैक्टिस करो उतना डर हटेगा। और बताइए। सर 10th मेडिकल के बुकलेट में कौन सा? सर 10th वन उसके नीचे वाला। 10th क्या दिक्कत है? व्हाई आर यू वर्ड अबाउट 10th? 64 यहाँ पुट करो। ये क्या है? रुको, अप्रॉक्स ये भी करवा देता हूँ। ये क्यों दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो जो क्वेश्चन करा वही कर डालो। 10th कितने लोगों को दिक्कत आया? सर ये मेडिकल के बुक में भी था शायद। दिक्कत आएगा आंसर तुम्हें? आया नहीं। नहीं तो सिंपल क्या कह रहा है बताओ। द फ्रैक्शन ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपन वॉल्यूम ऑफ एटम कर सकते हैं। बस यही निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के लिए, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के लिए 4/3 पाई आर ऑफ न्यूक्लियस क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर ऑफ एटम क्यूब। आर ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हैं बिकॉज एटॉमिक मास नंबर गिवन है, आप पुट करिए तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? होगा 4 64। 64:1/3 4 हो जाएगा ना। हाँ Yes, सर। sir. बस रेडियस ऑफ वन एटम दिया हुआ है, बस रेडियस ऑफ एटम पुट करिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पुट करिए, निकल जाएगा। ऑप्शन डी है आंसर। और बोलो। सर 52 वन। उसके 52 का टाइम है अभी 52 आने में। सर लेकिन 62 क्या एक्सरसाइज 3 का 62 सर 62 तक बोला था आपने। तो भी 30 चल रहा है ना। नहीं सर, आपने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 का 63 और 62 तक बोला था। और सर ग्राफिकल क्वेश्चन में बहुत दिक्कत है तो हाँ गूगल सर, वो करके। ग्राफिकल हाँ, क्वेश्चन सर, सही। समझ में नहीं आया। अरे रुको, एक्सरसाइज 3 डिस्कस कर रहे हैं, ये सब तो होमवर्क था ना, हाँ सर, था ना सर। तो डिस्कस कर रहे हैं। 62 तक है, 62 तक। ठीक है, उसके तो अभी तो हम 20 पे ही है ना, 20 के पहले ही तक है। बताइए डाउट, इन सब में डाउट बताइए। सड़ा से सड़ा डाउट पूछिए। सड़ा डाउट नहीं होता, डाउट होता है। देयर इज नो लेवल ऑफ डाउट। मैं सर कभी ग्राफ गलती से बोल दूं कि क्यों छोड़ दिया तुमने ऐसा, तो उसको इग्नोर करिएगा उस बात को, अपना डाउट पूछिए। हाँ बोलो, अभी तक कोई डाउट है इसमें? 23 का है। अ फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर इज अब्सॉर्ब, तो क्या होगा? Sc/300 वन री एमिटेड एज फोटोन एज दिस Sc/496, तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना। यस सर। हो गया। 4000 एंगस्ट्रॉम फोटोन यूज्ड टू ब्रेक। देखो 24 कितना प्यारा क्वेश्चन है। हाँ सर, 24 सर, तो इसमें डाउट है, उसमें डाउट है। इसमें डाउट है सर। अब तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, मैं बिल्कुल नहीं सॉल्व करूंगा। तो तुम्हारा डाउट कैसे खुद से क्लियर होगा? क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुझे समझाइए। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताया गया आप लोग के साथ कि आप लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी है, फिर भी आप लोग छोड़ते हैं क्वेश्चन। अब देखिए मेरे साथ पढ़िए, आप लोग ही करेंगे। 4000 एंगस्ट्रॉम फोटोन यूज्ड टू ब्रेक द आयोडीन मॉलिक्यूल। एक आयोडीन मॉलिक्यूल में कितने फोटोन चाहिए? 4000 एंगस्ट्रॉम फोटोन। देखो क्या पूछा मैंने, एक आयोडीन मॉलिक्यूल के लिए कितने फोटोन चाहिए? एक फोटोन, क्यों? क्योंकि एक ही फोटोन रिस्पॉन्सिबल होता है। बस तो एक ही कॉन्सेप्ट है। तो एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी? बोलो। 4000 एंगस्ट्रॉम। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 2 2 × 10 into पर 10 माइनस, raised to minus 25। यहाँ पे 4000 into 10 raised to minus 20। ये क्या देगा? जूल्स। यस सर। और क्या दे सकते हैं? ये क्या देगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर।
then the percentage of energy converted to the kinetic energy of iodine atoms if bond dissociation energy of I2 molecule is this. ठीक है, अब I2 के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्या मतलब हुआ इसका? बोलो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को डिसोसिएट करने वाली एनर्जी कितनी चाहिए? 246.5 किलोजूल पर मोल। सर क्या मतलब, इस डेटा का क्या मतलब हुआ? बोलो, बिल्कुल समझने की कोशिश करो, इस डेटा का क्या मतलब हुआ? बोलो, समझो, अभी मेरे सामने समझो ना। सर रीड द पर मोल आयोडीन बॉन्ड बार को करो। ब्रेक करने के लिए 246.5 किलोजूल एनर्जी लगेगा। और थोड़ा नंबर में बताओ। सही है, आगे बताओ और ठीक करो, ठीक करो। अब जो आपने कहा उसको और थोड़ा नंबर में जाओ। 1 मोल I2 को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 246. अब ये तो मैं इन्फर कर ही सकता हूँ ना क्वेश्चन से। तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ I2 को ब्रेक करने के लिए 246.5 into 11। अच्छा, ये एनर्जी हम किसको दे रहे हैं? ये एनर्जी हम किसको दे रहे हैं? आयोडीन को दे दे। आयोडीन को दे रहे हैं। Na मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन को ब्रेक करने के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन को ब्रेक करने के लिए कितना चाहिए? 246.5 upon Na into 12400 upon 4. मैं बहुत तरीके से बताऊंगा। पहले जो जो कह रहा है क्वेश्चन, तो ये जो एनर्जी है वो क्या है? 1 molecule. क्या है वो? वो Bond. आपको समझ में, वैल्यू नहीं पूछ रहा। सर What is किलोजूल्स the- में है। ओहो, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एनर्जी? उतना एनर्जी Bond. लगेगा एक मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने के लिए। वेरी गुड, कोई डाउट? नो सर। No. सिंपल सोचिए, भटकने दो, मैं सिंपल ही पूछता हूँ। तो एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए इतना चाहिए। अब जो सब ये एनर्जी क्या है? सप्लाइड। यस एनर्जी क्या है? सप्लाइड। ये एनर्जी क्या है? रिक्वायर्ड। Required. तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? Applied. सप्लाइड। सप्लाइड। सप्लाइड ज्यादा या इक्वल होना चाहिए, है ना? एनी यस। डाउट? बोलो। मेरे पास सप्लाइड क्या है? 2 into 10 पर -25 अपॉन, आपको लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड? कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। यस, एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है? 246.5 अपॉन 022 into 10 पर 23 into 3 जूल्स, यही है ना? हाँ सर। यस सर। तो जो डिफरेंस होगा किसमें यूटिलाइज हो जाएगी? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। आपको मैंने सप्लाई किया, है ना? आपको मैंने सप्लाई एनर्जी किया तो आप टूट गए। टूटने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी था मैं किसमें यूटिलाइज कर लूंगा? काइनेटिक में। काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? ई सप्लाइड माइनस ई रिक्वायर्ड। ये लिख क्यों रहा है? ई सप्लाइड माइनस लिखना बिल्कुल कम है सॉल्विंग के टाइम पे। सप्लाइड माइनस ई रिक्वायर्ड। अच्छा, ई सप्लाइड कितने मॉलिक्यूल के लिए था? एक मॉलिक्यूल। ई रिक्वायर्ड कितने मॉलिक्यूल का निकाला? एक एक तो जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो किसकी मिलेगी? एक molecule. एक आयोडीन मॉलिक्यूल। बस यही गलती कर देते हो। टूटने के बाद आयोडीन मॉलिक्यूल रहेगा क्या, बताइए? नहीं सर। नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी यहाँ पे वो किसकी होगी? आयोडीन है आयोडीन आटम्स की। कितने आयोडीन आटम्स की होगी? तो 2 की। तो काइनेटिक निकल गया। अब परसेंटेज पूछा है, कितना कन्वर्ट हुआ? तो क्या होगा? सिंपल, काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई एनर्जी सप्लाई सप्लाई इनटू, इनटू 100। यही आंसर। अब बोलेंगे कि इसमें कितनी कैलकुलेशन है सर, कौन करेगा? लग ही रहा है ना? लग रहा है नहीं? बताओ। हाँ सर. अब देखो मैं इस क्वेश्चन को फिर से करता हूँ। कुछ इसमें भी टाइम नहीं लगेगा जो आपको दिया मैंने।
इसमें भी टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। इसमें भी आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देखिए, अगर पढ़ के मैं क्वेश्चन समझ लिया दिशा, क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है। परसेंटेज इक्वल टू 2 इंटू 10 पर माइनस 25 अपॉन 4000 इंटू 10 पर माइनस 10 माइनस 246.5 इंटू 10 पर 3 अपॉन 6.022 इंटू 10 पर 23 अपॉन कोई सॉल्विंग नहीं, 10 इंटू 100। अब a माइनस बी अपॉन ए है, ये तो 1 माइनस हो जाएगा। यस सर। 246.5 इंटू 10 पावर 3। सॉल्विंग सीखना है, नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला। केमिस्ट्री की लीस्ट नॉलेज है हमें, केमिस्ट्री का सॉल्विंग हमें आता है थोड़ा बहुत। इंटू 100, इसको सॉल्व करना है फास्ट। डेटा बहुत टफ तो नहीं लग रहा मुझे। 23 25 माइनस टू ऊपर जाएगा तो 10 पावर 5, 10 पावर 5 10 पावर माइनस 10 10 पावर माइनस 5 30 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 246.5 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 6.022 इंटू 2 है ना। अप्रोक्सीमेटली इसको मैं 6 ले लूँ, 6 4 24 6 1 8। कितनी परसेंट आंसर दी हुई है? 20%। कितना आंसर दिया अप्रोक्सीमेटली? 17 दिया है। 17। हाँ ठीक है, फिर सही है। 2 2 जार आ तो गया, देखो ना, 2 2 जार 2 4 जार 8 82.16 डिवाइड बाय 100 1 माइनस दिस 200 भी तो है, हो गया। अब Yes, क्वेश्चन आपने समझ लिया। देखो, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के समझ के ऐसा लिख दिया फटाक से, तो ही आपको टॉपिक स्ट्रांग है। जब आप क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाएंगे तो फिर खत्म हो गया। देखो मैं और फास्ट करता हूँ, हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। देखो, अब डेफिनेटली एक फोटोन एक मॉलिक्यूल को जा रहा है। इफ आई डील विद इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट विल बी बेटर। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्वांटम एनर्जी क्या होगी? 12400 अपॉन 4000 क्या होगा? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मॉलिक्यूल को दोगे, अच्छा एक मॉलिक्यूल को तो कितना फास्ट होगा? 246.5 किलोजूल पर मोल। ये 1 मोल को जा रहा है, तो पर पार्टिकल कितना मिलेगा? ये कन्वर्जन याद है? हाँ सर। पर मोल अगर इतना है तो पर पार्टिकल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्टली आ जाएगा, है ना। yes, sir. 3.1 निकाल लिया मैंने। सप्लाइड, रिक्वायर्ड क्या है? ये रिक्वायर्ड है, हो गया आंसर। हो जाएगा ना, बोलो। हाँ सर। Yes, अभी sir. ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, आंसर क्या होगा? 3.1 माइनस, इसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं थोड़ा फास्ट अब चाहे तो। 96.4 डिवाइड बाई 3.1 इंटू 100। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से फॉर्मेट से फास्ट सॉल्व होगी पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और बताइए।
तो सब एक जैसे ही क्वेश्चन। सर 29। 29 पे आते हैं। बस सर्टन मेटल बोल दिया मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम है, कांस्टेंट रहेगी। was irradiated by using two different light of this, the maximum kinetic energy of this, the threshold frequency of the metal will be, तो frequency x है तो hx minus h nu naught should be equal to y, h into 2x minus h nu naught equal to 3y, यही होगा ना। हाँ सर। डिवाइड कर दीजिए, y कैंसिल, x की वैल्यू निकल जाएगी, y न्यू नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। क्या दिक्कत है, x फ्रीक्वेंसी है तो hx लिखा, माइनस h न्यू नॉट वो सर्टेन मेटल मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, ऑल आर कांस्टेंट इक्वल टू y। इससे नेक्स्ट इक्वेशन फिर से बना दिया, ये तो फिक्स रहने वाली है। डिवाइड करिएगा तो सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करिए, तो 2x माइनस म्यू नॉट अपॉन x माइनस म्यू नॉट इक्वल टू 3y 3। तो 2x माइनस म्यू नॉट 3x माइनस 3 म्यू नॉट। तो क्या आ गया, 2 म्यू नॉट इक्वल टू x, म्यू नॉट इक्वल टू h बाई, और बोलिए 31 ग्राफ बोल रहे थे ना आप, is of correct graphical representation based on photoelectric effect। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा काइनेटिक बढ़ती है ना, फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक ग्राफ कैसा था, ऐसा था ना। हाँ सर। ये तो ग्राफ गलत हो गया। अब जब हम जानते हैं कि ऐसा ग्राफ था तो द स्टेट नॉट कैनॉट पास थ्रू द ओरिजिन। यस। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या था, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, तो y इंटरसेप्ट है ना ये। हाँ सर। ये जीरो है क्या, नहीं। नॉन नहीं जीरो, सर। मतलब ओरिजिन से पास नहीं करेगा, तो ये भी गलत हो गया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक बढ़ रही है, यहाँ पे कांस्टेंट डालना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी ही कांस्टेंट रहेगी, ये तो कांस्टेंट होता ही है फॉर अ मेटल, तो ये भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। यस और सर। भी यहाँ पे जब भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज कर रहे हैं ना, मतलब वहाँ अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि सेम फ्रीक्वेंसी है। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी भी अगर चेंज हो, इंटेंसिटी भी चेंज हो, तो डेफिनेटली काइनेटिक भी चेंज होगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब एनर्जी बढ़ाना, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, ये फोर्थ करेक्ट हुआ। क्या लिखना है, करेक्ट नॉट। सर सेकंड वाला भी करेक्ट आएगा ना? करेक्ट कैसे आएगा, इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ओरिजिन नहीं डाला है बेटा, समझ गए। अगर यहाँ पे 0 0 डालता, समझ गया मैं, यहाँ 0 0 डालता तो ये ग्राफ गलत हो जाता। आई कैन शिफ्ट माई एक्सेस टूवर्ड एनी पॉइंट ना। यस सर। यस सर। अगर ये 0 0 होता ये ग्राफ होता, हमने इस एक्सेस को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन यहाँ पे आ गया। पर लॉजिकली वो ग्राफ सही मत बोलिए, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। फोर्थ किस में दिख रहा है, सी और डी में। श्योर डी में। जैसे मैंने कहा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर वेरी करा रहे हैं तो 99.99% चांसेस है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वही वही रखते ही हैं, अदरवाइज दोनों वेरी करा सकते हैं बट जनरली नहीं करते। 32 का एम फोटो करंट। नाउ करंट बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ना। देखिए करंट अगर बढ़ता है इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, ज्यादा होगी। बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं
तो डेफिनेटली नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा सप्लाई होंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा सप्लाई होंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। एनी डाउट? नो सर। बट अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम निकलेंगे ना। बोलिए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हम 10 सप्लाई कर तो 10 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। हाँ सर। हाँ। और हर फोटॉन की मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक ही बढ़ेगी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बढ़ जाएंगे ना, नहीं। बिकॉज वन फोटॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन पार्टिकल। तो फ्रीक्वेंसी में कांस्टेंट रखता हूँ या फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूँ, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखता हूँ, करंट बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। करंट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स। इफ यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने इंटेंसिटी बढ़ाया। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यही बढ़ेगा ना, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बढ़ जाएंगे। नहीं सर। इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रही है उसके एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ तो सर। फर्स्ट ग्राफ होगा क्या बताइए। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक बढ़ती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो नहीं ना बढ़ेगा। नहीं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ेगा तो करंट भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो तो बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर फोटॉन। लेकिन अगर फोटॉन्स की एनर्जी सफिशिएंट है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्या। नहीं, एमिशन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बी ग्राफ है ये तभी वैलिड है जब फ्रीक्वेंसी क्या हो, ग्रेटर देन म्यू नॉट। उसके बाद आप इंटेंसिटी बढ़ाओ। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब बेटा पूरे डिस्कशन में नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। ना वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट सेमी का केस हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सेमी है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज करने का मतलब वेवलेंथ चेंज करना। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फोटो करंट क्या रह रहा है, कांस्टेंट ही रह रहा है। तो फ्रीक्वेंसी जब हम चेंज करते हैं तो इंटेंसिटी क्या सोचते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट। और इंटेंसिटी कांस्टेंट से बेटर क्या कांस्टेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग, नंबर ऑफ फोटॉन्स। सर एक बार बताओगे फोटॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है? वाह, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। ये हमारा मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट में हम बाहर से रेडिएशन सप्लाई कर रहे हैं, ये फोटॉन्स या क्वांटम हो गया। हाँ। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका नाम, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन ही है वो, लेकिन किसके कारण निकला वो। फोटॉन्स। तो हर एक चीज में क्या लगा देंगे आप, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो लगा देंगे सब वर्ड में। ये इफेक्ट किसके कारण हुआ, फोटोन के कारण, तो नाम क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रॉन जो निकला किसके कारण निकला, फोटॉन्स के वजह से। तो फोटो इलेक्ट्रॉन। जो करंट निकल रही है किसके कारण निकल रही है, इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन किसके कारण निकल रहे हैं, फोटोन के कारण, तो नाम क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए, हाँ सर। कुछ नहीं है, बेसिक थियरी डन। ग्राफ्स तो कर लेते हैं सारे। फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज ऑब्जर्व्ड फॉर 3 डिफरेंट मेटल्स। 3 अलग अलग मेटल है, अगर 3 अलग अलग मेटल है तो उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग। अलग अलग होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही अलग अलग होगी, तो उनका इंटरसेप्ट क्या होगा वाई का, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है। अगर मेटल अलग अलग है तो एच न्यू नॉट अलग अलग है ना। हाँ तो सर। कौन सी ग्राफ होगी, सी। बोलोगे सी और डी में क्या डिफरेंस है सर, सी और डी में डिफरेंस यही है, जो वाई इंटरसेप्ट होती है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। हाँ सर। तो नेगेटिव तभी पॉसिबल है जब वो एक्स को कट करे, अगर वाई को कट करेगा तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर। यस सर। अब वो बोले सर पैरेलल क्यों है, तो पैरेलल इसलिए होगा बिकॉज स्लोप क्या है, एच। तो ये बदलोगे और एच कांस्टेंट रहेगी, स्लोप तो सेम ही रहेगा ना सबका। Yes, सिंस वी sir. आर चेंजिंग द मेटल तो वाई इंटरसेप्ट इज चेंजिंग, ये लिख सकते हैं, बिकॉज एच न्यू नॉट इज चेंजिंग। कौन सी ग्राफ सही होगी,
सी। सारे ग्राफ देख लीजिए एक बार, 3 ग्राफ है ना, देख लीजिए। और स्टार्टिंग से ही बताता जा रहा हूँ, 11th-12th के सिलेबस के एंडिंग में रिवीजन का कोई स्कोप नहीं रहता। वो पैटर्न बनता है, वो शेड्यूल में डाला जाता है, पर उसका कोई स्कोप नहीं रहता। आपको कभी रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े तो आप पहले से रिवीजन करते रहें, एंड यू विल ऑलवेज गेट द बेस्ट नोट्स। और बताओ, आप एडवांस का क्वेश्चन देके परेशान मत होइए। एडवांस का क्वेश्चन में जब ईयर लिखा रहता है उसको मिटा दीजिए, अब सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी बाहर से नहीं आएगा। जैसे 39 नंबर क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है। हाँ सर, इसमें डाउट है। कोई डाउट नहीं है, ये आप सॉल्व करके सब लोग मुझे दिखाइएगा। पीएन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ईएन क्या है बेटा? टोटल एनर्जी। ईएन का फॉर्मूला आपके पास है, और पोटेंशियल और टोटल का रेशियो पता है आपको। हाँ सर। एफ फ्रीक्वेंसी और रिवॉल्यूशन पता है। बस उसको परेशान करने के लिए आपको कुछ कुछ बना के दे दिया। समझ गए? जैसे ईएन का क्या है रिजल्ट बताओ? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। -1 आएगा ना? और मुझे याद एक भी आंसर नहीं होगा, बनाएंगे ना, सॉल्व करेंगे। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या होता है? एन स्क्वायर बाय जेड, है ना? हाँ सर। अब तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ किया है। जेड पे काम नहीं किया उन्होंने। अब देखो खुद से, एन स्क्वायर यहाँ भी है, एन स्क्वायर यहाँ भी है, बट दे आर अपोजिट, रेसिप्रोकल। तो आर एस टू क्या कर लेंगे हम? -1 एन टू रेस टू क्या हो जाएगा? -1 वन अपॉन क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। टी एन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर है, और आर एस टू -1 भी 1 अपॉन एन स्क्वायर है। बोथ विल बी व्हाट? सेम। टी एन अपॉन पी एन क्या होगा? सर 1/2। 1/2, बिकॉज दोनों ही निगेटिव होते हैं। हाँ सर, रेशियो से। सी में एफ, एफ का पूरा डेरिवेशन क्या होगा आपके सामने? यू विल फाइंड इट आउट। और बताओ, तो जैसे ये क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन किसी ने किया? नहीं सर, वो नहीं हुआ। हुआ नहीं, होगा, करना फिर से। सर 48 भी नहीं हुआ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे नहीं हो सकता ये बुकलेट का। 40 तो उसकी कॉम्प्रिहेंशन सी है ना। नहीं सर, वो सिंगल चॉइस है। अच्छा, सिंगल चॉइस होता है। तो द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के फंक्शन। तो अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा, वो क्या दिया? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कि नहीं बताओ? सर इसका ए आएगा ना? रुको रुको रुको, रुको। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखे फॉर्मूला बेटा बताओ? बोलो, जेड बाई एन। अब वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, एटलीस्ट मैं फॉर्मूला तो लिखूं। यस सर। हाँ सर। अब एन पे डिपेंडेंसी है, तो वी एन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन है। स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता, तो Q खत्म हो गया। और n बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी? कम। थर्ड और फोर्थ दोनों नहीं हो सकते, कौन सा बचा? ए। 1। और दूसरा तरीका y इक्वल टू k बाई एक्स। इसी फॉर्मेट में इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर x टेंडिंग टू 0 होगा, y टेंडिंग टू इंफिनिटी, और x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो y टेंडिंग टू 0। So the graph never cuts the axis at any finite point. It will cut at what? Infinite. समझ गए?
दोनों के ग्राफ। ग्राफ मतलब मैथ्स, मैथ्स के लिए इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन यू हैव ऑलरेडी। और एग्जैक्ट नहीं बनाना होता, आप 2-3 डेटा निकालिए और प्लॉट करने की कोशिश करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर v वर्सेस n का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो डेफिनेटली v इक्वल टू m n प्लस c के फॉर्मेट में ही होगा ना, और ये n x उसके फॉर्मेट में है नहीं, डिनोमिनेटर में है, तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता। ऐसे एलिमिनेट करनी है चीजों को। और कौन सी है बोलो? So 51. The radius of first 4 orbit of hydrogen atom is x. The following is the correct conclusion. अब ये सर ने आपको पढ़ाया है 2 पाई r इक्वल टू क्या था? बताया सर ने ये डी ब्रॉगली में, बोलो। नहीं सर, रिस्पॉन्स नहीं लगता कि हैंग हो जाता था। बताया है बिल्कुल, नहीं बताया तो फिर भी सेंटेंस लिखिए नोटबुक में। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली थ्योरी, circumference of an orbit that is 2 pi r is integral multiple of, इंटीग्रल ब्रैकेट में n डालिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ब्रैकेट में n डालिए और n को एरो देके लिखिए ऑर्बिट। circumference of an orbit that is 2 pi r is integral multiple of wavelength, integral multiple of wavelength associated with an electron. Circumference of an orbit that is 2 pi r is integral multiple of wavelength associated with electron present in that orbit. ठीक है, क्लियर है सबको? अब उसको आप थोड़ा सॉल्विंग में अच्छे से समझिए। ये तो बड़ा आसान है, सब जगह लिखा रहेगा 2 पाई r इक्वल टू एन लैम्डा, 2 पाई r इक्वल टू एन लैम्डा। उसका बेटर वर्जन ये होगा बेटा, 2 पाई r n कॉमा z इक्वल टू एन लैम्डा। और लैम्डा क्या होती है? h अपॉन mv। तो 2 पाई r n कॉमा z n इंटू h अपॉन m इंटू v n कॉमा z। So this is the best formula. और इसी से इक्वेशन आता है बेटा एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। इस हाइपोथेसिस से हम बोर्ड थ्योरी को प्रूव करते हैं। अब ट्राई करिए क्वेश्चन, ये लिखिए पहले अच्छे से। Done, sir.
क्वेश्चन करिए अभी। मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे होते हैं। आप समझ दिशा कि मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे हो, मल्टीपल कर रहे हो, मल्टीपल करना मतलब टफ क्वेश्चन हो गया, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। मार्क्स 4 ही हैं, समझ गए दिशा? चारों ऑप्शन सही अगर हो गए, चारों क्वेश्चन अलग अलग हो गए ना, हाँ सर। इट्स इक्वल टू 16 मार्क्स। क्या करें, 4 ही मार्क्स मिलता है, ऊपर से नेगेटिव रहता है। इन लोग में फंडा अभी आजकल थोड़ा चेंज किया होगा, एक सही तो 1 नंबर, 2 सही तो मतलब ऑप्शन 3 सही है, ए बी सी तीनों ही करेक्ट है मान लो, तो आपको हर एक करेक्ट क्यों बन देंगे। और अगर आपने डी भी टिक कर दिया तो -2 हो जाएगा, इसलिए टफ हो जाता है मार्किंग स्कीम के कारण, तो बट बदलते ऐसा रहते क्यों हैं। करते हैं? तकलीफ, डिफरेंस कैसे क्लियर करेंगे? देखो प्रॉब्लम ये है कि मैं भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन और कोई तरीका भी तो नहीं है। टेस्ट में आपको कैसे, सब पढ़ के गए हैं ना, सब पढ़ के जाएंगे ना, हाँ सर। तो फिर आपको आपका मेंटल स्ट्रेंथ चेक करेंगे ना। सर वो ठीक है बट निगेटिव मार्किंग तो मतलब उससे तो नेगेटिव बहुत मार्क्स चला जाता है सर। तो मत करो ना, तुम्हारी एक्यूरेसी चेक हो रही है ना। डॉक्टर को तो ये नेगेटिव रखना चाहिए, पता नहीं लोग इतना कम नेगेटिव रखते हैं। डॉक्टर को ऑपरेशन करनी होती है, अब कारपेंटर अगर थोड़ा बहुत गलती करेगा तो बेड पे सो लेंगे अब, लेकिन अगर सर तो डॉक्टर फिर गलती करेगा तो जिंदगी चली जाएगी ना। तो प्रिसीजन इंपॉर्टेंट है ना, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। वो आपकी जो टेस्टिंग है वो क्वेश्चन सॉल्व में लिखेगी ना, गलतियां मत करो, कुछ स्कोप नहीं है गलती का। हाँ सर। तो डॉक्टर के लिए तो मस्ट है, इंजीनियर को फर्क नहीं पड़ता, इंजीनियर लोग लुखे ही होते हैं, बाद में लुखे रहेंगे, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है क्या उनका। हाँ सर। इंजीनियर से अगर थोड़ा बहुत गलती हो भी जाएगा तो क्या है, प्लांट का मशीन टूट जाएगा, पर डॉक्टर अगर जल्दी गलती कर देगा तो इंसान ही खत्म ना। सर तो फिर जेई में क्यों नेगेटिव मार्किंग है? जेई में हाँ ना। नेगेटिव मार्किंग क्यों है? हाँ जेई में सर। नेगेटिव मार्किंग इंजीनियरिंग स्किल्स के लिए है, वो हम लोग कुछ करते नहीं है, बात अलग है। सर बट इंजीनियरिंग अभी मशीन, नीट के हाँ, लिए तो बायो इम्पोर्टेंट है ना, तो उसमें बायो क्यों नेगेटिव इंपॉर्टेंट है? मार्किंग रख दो क्यों ना। बायो इंपॉर्टेंट है? सर तो बायो से ही सब है ना रिलेटेड, वाह, बेटा मतलब बायो, डॉक्टर के लिए। नॉलेज अलग चीज होती है, मतलब नॉलेज अलग चीज होती है, हैंडलिंग अलग चीज होती है। आपको मैंने क्या कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ रहे हम लोग। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें मैं 11 12 में बायो पढ़ाऊंगा उसी से डॉक्टर बन जाओगे, कि डॉक्टर की पूरी दवाइयाँ पढ़ोगे, सर और मेथड बहुत पढ़ोगे, सारे। बहुत कुछ पढ़ोगे, हाँ। तो बायो क्यों पढ़ना 9th 11 12 में? सिर्फ स्किल सीखते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल सीखते हैं, हैंडलिंग सीखते हैं, प्रेशर हैंडल करना सीखते हैं, एक्यूरेसी सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, सब्जेक्ट नहीं सीखते कुछ 11 12 में, ध्यान रखिए। प्रॉब्लम हाँ सॉल्विंग सर। स्किल सीखते हैं आप। यस। सॉल्व हुआ क्वेश्चन ही वाला, फिर भी मैंने डिस्कशन जो किया उसके बाद भी अच्छा क्वेश्चन है ये। The d Broglie wavelength in the third Bohr orbit of H atom is 6 pi x. थर्ड बोर ऑर्बिट, थर्ड बोर ऑर्बिट में क्या लिखोगे बताओ? 2 पाई आर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा पहले तो सबसे बड़ी बात। थर्ड बोर ऑर्बिट क्या दिया है, 2 इंटू पाई इंटू, अच्छा फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस एक्स दिया हुआ है, तो फॉर एनी ऑर्बिट हम क्या लिखते हैं बताइए, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू आर वन लिखते हैं ना, लिख सकते हाँ हैं ना, सर। आर वन एच, और हाइड्रोजन आटम में दिया जेड वन हो जाएगा, तो एन स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एक्स, इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एक्स, तो 2 इंटू पाई इंटू क्या होगा बोलो, एन स्क्वायर एक्स। एन स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा 3 स्क्वायर इंटू एक्स, और एन लैम्डा है तो क्या होगा बोलो, 3 लैम्डा। हाँ सर। ये इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, इसलिए काफी डिस्क्रिप्टिव लिखा है यहाँ पे। जो ये एन है वो एन क्या है, ऑर्बिट नंबर, ये एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट नंबर, ये एन क्या है, ऑर्बिट ऑर्बिट, नंबर।
तो 2 पाई इंटू आर की वैल्यू निकाला हमने n स्क्वायर एक्स से, थर्ड ऑर्बिट बोला है 3 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा, बिकॉज ठीक है n 3 है, तो कैंसिल करेंगे तो लैम्डा क्या आएगा बताइए? 6 pi x. आ गया। The fourth Bohr's radius of helium plus ion is 8x. अब फोर्थ बोर्स रेडियस ऑफ हीलियम प्लस बोल दिया, तो क्या करनी है? n स्क्वायर अपॉन z इंटू एक्स करना है। फोर्थ बोर्स रेडियस मतलब 4 स्क्वायर अपॉन z क्या है 2 इंटू एक्स 8x, ये भी सही है। De Broglie wavelength in the third Bohr's orbit of Li2 plus is 2x, ये करो। ये कैसे करें? थर्ड De Broglie wavelength of the third Bohr orbit of lithium 2 plus, तो पहले हमको r निकालना पड़ेगा। 2 पाई इंटू r क्या होगा n स्क्वायर अपॉन z, थर्ड बोर ऑर्बिट बोल रहा है 3 स्क्वायर अपॉन लिथियम का z क्या होता है 3 इंटू वॉट x इक्वल टू वॉट 3 लैम्डा। Yes, sir. ये भी आंसर सही है आई थिंक। नहीं 2x लिखा है ना, हमें क्या आ रहा है आंसर? 2 pi x. ये गलत हो गया। सेकंड बोर्स रेडियस ऑफ b2 प्लस एक्स, सेम तरह से करिए। सेकंड बोर ऑर्बिट तो 2 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स दैट इज x, ये सही हो गया। ठीक है, और क्या डाउट बताइए? सर 1 मिनट दिखा दो। अब ये मेडिकल में इतने ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। मेडिकल में एक पार्ट आएगा वो भी नहीं आता। मेडिकल का ये 4 ऑप्शन 4 क्वेश्चन के बराबर है। जे एडवांस में एक पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं बना के। एक और लिखने के पहले समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के चारों तरफ घूमते हैं। मैंने आपको कहा कि जो सर ने पढ़ा हुआ डी ब्रॉगली, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड रहते हैं। अगर मैं डायग्राम कुछ ऐसा बनाऊं, जैसे आप चलेंगे तो आपके साथ भी एक वेव चलेगा, बट उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, पर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ये देखोगे डायग्राम जो हमने बनाया, यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक वेवलेंथ है। फिर वेवलेंथ है, ये भी एक वेवलेंथ है। तो जो सरकमफेरेंस है वो कितने वेवलेंथ का बना हुआ? तो ये ऑर्बिट नंबर क्या हो गई? हाँ, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, फिजेट स्पिनर। तो थोड़ा डायग्राम खराब बना है मैंने, पर है वही। बताइए थ्री मल्टीपल वही क्या होता है? तो ऐसे डायग्राम दे देंगे आपको, बोलेंगे बताओ ऑर्बिट नंबर क्या है, तो क्या बोल दोगे? 3 सर, क्या दिक्कत है इसमें? समझ में आई बात? बताओ। हाँ सर। लेकिन किस हाइड्रोजन लाइक का वो नहीं पता, बिकॉज हमें रेडियस की वैल्यू तो नहीं पता, बट हमें ये पता है कि 3 वेवलेंथ का समेशन एडिशन करेंगे तो मुझे एक सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा। इट इज एन लैम्डा, एन का मतलब ऑर्बिट नंबर हो गया। तो ये डायग्राम देख के आपको पूछ लेंगे ऑर्बिट नंबर क्या है, तो काउंट कर लेना कितना वेवलेंथ हो रहा है सर्कमफ्रेंस बनाने के लिए। और बोलो फटाक से जल्दी। जितना बड़ा क्वेश्चन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, वैसे पूरी थ्योरी दे गई है आपको। सर 52 समथिंग। 52 बेटा, एक मिनट।
For a hypothetical H-like atom which follows Bohr's model, some spectral lines were observed as shown. If it is known that line E belongs to a visible region, then the lines possibly belonging to ultraviolet region will be. अब अल्ट्रावायलेट के लिए क्या था रेंज? किसी भी हायर से क्या? फर्स्ट ऑर्बिट. पढ़े थे कि नहीं बताइए? नोट्स कहाँ गया हमारा? लाइमन क्या होती है? अल्ट्रावायलेट. यस सर. तो 221, 321, 421 सब क्या होगा? लाइमन. लाइमन. ठीक है. इन्फिनिटी टू 1 लाइमन, इन्फिनिटी टू बाल्बर, लाइक दिस. तो उसमें क्वेश्चन में सर तो फिर इसका लाइन ए आएगा ना? क्या बेटा? लाइन ए आएगा ना इसका आंसर? हो सकता है लाइन है. तो लाइन बी देख लेते हैं. इट इज नोन दैट ई बिलोंग्स टू ई. E belongs to the visible region. E. अगर E belongs to visible region है, एक और ऑब्जर्वेशन देखिए. थोड़ा मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल है. 2 to 1 के डिफरेंस क्या है बताइए? 10.2. हेलो, 2 to 1 का एनर्जी डिफरेंस बताइए. लो आपको याद नहीं डेटा? नहीं याद है फर्स्ट 4 ऑर्बिट का एनर्जी डेटा? सर 10.2 याद है कि नहीं? बताओ फर्स्ट 4 ऑर्बिट का. सर नहीं है अभी तक याद. अभी याद करो, फिर आगे हम बताएंगे. फिर हम बता ही नहीं सकते. नो चांस टू से दिस. अभी याद करिए. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. देखो 2 to 1 लाइमन, बाल्मर, ये सब हाइड्रोन के लिए है. समझ गया ना? हाइड्रोन में 2 to 1 हाँ सर, होगा. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोन के लिए 2 to 1 होगा, 3 to 1 होगा, 4 to 1 होगा, 5 to 1 होगा. सब आएगा अल्ट्रावायलेट के रीजन के अंदर. और हाइड्रोन लाइक में जरूरी नहीं कि अल्ट्रावायलेट आए, कुछ भी आ सकता है. हाँ सर. एंड यू हैव टू कंपेयर विद दोस. जब 2 to 1 में डिफरेंस क्या है बताओ फिर से? 10.2. 10.2 इन्फिनिटी से 1 में क्या डिफरेंस है? 13.6 13.6. So what is the minimum energy for Lyman? 2 to 1? 3 to 1 और ज्यादा ही होगा ना? हाँ सर. 4 to 1 और ज्यादा होगा. तो इन्फिनिटी 1 सबसे ज्यादा होगा. तो व्हाट इज द रेंज ऑफ Lyman? बोलो. 10.2 to 13.6. 13.14 कहाँ तुम ले आते हो? 13 ही बोल रही हूँ. 13 ही बोल रहे हो. हो सकता है मेरा गलत सुनना हो गया. 10.2 to 13.6 इसी के बीच में लाइक करेगा रेंज. एनी डाउट? नो सर. अगर मैं बेटा बाल्मर का पूछूं तो 3 to 2 बाल्मर होगा, हाँ सर. 4 to 2 बाल्मर होगा, 5 to इन्फिनिटी 2 बाल्मर होगा. तो 3 to 2 का एनर्जी डिफरेंस क्या है? 1.9. यस. और इन्फिनिटी 2 का क्या है? 3.4. यस. मतलब बाल्मर के कंपैरिजन में लाइमन का सारा वेवलेंथ, सारा जो फोटॉन्स है वो ज्यादा एनर्जी वाला है ना. 2 to 1 एमिट, 2 to 1 अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो व्हाट इज एनर्जी एमिटेड? 10.2. इन्फिनिटी टू 1 अगर शिफ्ट होते हैं 13.6. बट वही अगर बाल्मर में देखोगे
एनर्जी इज व्हाट 1.9 एंड 3.4 के रेंज में आता है। तो हाँ, अल्ट्रा वायलेट का जो रेंज होगा या लाइमन का जो रेंज होगा वो विजिबल से क्या होगी, ज्यादा एनर्जी की होगी, है ना? बोलो। हाँ सर। अगर इंफ्रारेड की बात करूंगा तो 4 to 3 कितनी है 0.65 और इंफिनिटी टू 3 क्या होगा 1.5। 1.5। तो ये तो और कम हो गया। हाँ अगर मैं सर। आपको बोल दूं कि बाल्मर का x है तो लाइमन का x प्लस समथिंग होगा ना। हाँ सर। बस ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में लगा देंगे। पढ़िए। अगर E मेरा N2 to N1 2 to 1 मान लीजिए E है। एक और चीज, किसी हायर से फर्स्ट ऑर्बिट और किसी हायर से सेकंड ऑर्बिट किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? फर्स्ट वाला। हाँ। अच्छा 2 to 1 की एनर्जी कितनी है 10.2 है ना। हाँ सर। इन्फिनिटी टू 2 कितनी है 3.4। 3.4। तो 2 to 1 10.2 है और 4 से 2 ज्यादा होगा या कम होगा बताओ 10.2 से। थिंक एन आंसर। वो 2 to 1 10.2 है, इन्फिनिटी टू 2 3.4 है। 2 to 1 10.2 है, इन्फिनिटी टू 2 3.4 है। तो मैं पूछ रहा हूँ 10 to 2 क्या होगा, ज्यादा या कम 10.2 से? कम। कम। सबसे मैक्सिमम तो इन्फिनिटी 2 होता है ना। 3 से Yes, 2 sir. 1.9, इन्फिनिटी से 2 3.4, तो इन बिटवीन तो 1.9 और 3.4 के बीच में ही होगा ना। हाँ सर। जो 10.2 से क्या होगा, कम होगा। कम। बस ट्राई टू हैंडल दिस। अगर ई मेरा विजिबल है, सी और डी की एनर्जी क्या होगी, ई से ज्यादा होगी या ई से कम होगी? कम। कम होगी। बी बी की एनर्जी क्या होगी, ई से कम होगी। हाँ सर। बिकॉज 2 to 1 इज द मैक्सिमम, एक्सेप्ट अगर 1 को हटा दूं मैं, 2 to 1 विल बी मोर देन 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, इन्फिनिटी से 2, इन्फिनिटी से 3, इन्फिनिटी से 4, व्हाट इज दिस। तो सी डी बी तीनों की एनर्जी इसे क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई। और अल्ट्रावायलेट की, मुझे अल्ट्रावायलेट के लिए बाल्मर से एनर्जी ज्यादा चाहिए। हाँ। तो आंसर क्या होगा, ए। ए। बस ई से तो ज्यादा ही होगा ना ए। 2 से 1 और 3 से 1 कंपेयर करेंगे, ज्यादा किसका आएगा, 3 से 1 आएगा। Yes, sir. तो बिल्कुल एनालिटिकल था, सॉल्व भी था ही नहीं, लिख के सॉल्व कुछ नहीं करना था। और बताओ। Sir, 55. थर्ड एक्साइटेड मतलब क्या हो, फोर्थ ऑर्बिट है ना। हाँ। तो बहुत सिंपल हुआ ना, ये कैसे तुम परेशान हो गए। हाइड्रोजन एटम है ही तो Z1 पता है मुझे। फोटोन कहाँ गया बोले, थर्ड स्टेट में, तो फोर्थ ऑर्बिट में गया। N2 4 है, आ कहाँ पे रहा है, सेकंड में। 13.6 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, हो गया आंसर। वन अपॉन लैम्डा या न्यू बार इक्वल टू क्या हो गया, RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी निकल गया, 1 अपॉन वेवलेंथ निकल गया, तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा C बाय लैम्डा। क्लियर है, उनका क्लियर Yes, है। sir. Yes, sir. अभी भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं कंप्लीट। सर हाइजेनबर्ग पता नहीं पढ़ाई देंगे वो क्या पढ़ाते हैं कल सर। सर। नेक्स्ट क्लास में मेडिकल की बुकलेट डिस्कस करेंगे।
ये बुकलेट मैं शेयर कर दूंगा आपको, ये मेडिकल के बुकलेट शेयर करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। सर बस जो नोट्स है ना, हाँ उसमें बोलो। पेज नंबर 67 पे एक क्वेश्चन है, वो बताओ कि उन्होंने मतलब ऐसा क्यों किया। एक मिनट ओपन करता हूँ। सिक्सटी सेवन में हाँ सर, तो मैं इसके क्लास में नीचे वाला, इसके नीचे वाला। calculate the maximum number of spectral lines that can be seen when electrons in an isolated hydrogen atom jump down from fourth excite to ground state। ठीक है ना? सिंगल एटम है, एक ही एटम है। ऊपर जो फॉर्मूला था उसके लिए था सैंपल ऑफ एटम के लिए, ठीक है, सैंपल ऑफ एटम के लिए सिंगल एटम मेरे पास। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो ये फॉर्मूला लगा दिया सबने। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल एटम व्हेन जंप फ्रॉम n2 to n1। मैं आसान समझाता हूँ, थोड़ा देखिए। मेरे पास इलेक्ट्रॉन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में, मतलब n इक्वल टू क्या है 5, यस सर। उसको 5 से कहाँ पे आना है? ग्राउंड पे। अगर डायरेक्टली आ गया तो कितने लाइन मिलेंगे? एक ही फोटोन मिलेगा। हाँ पर पूछा मैक्सिमम, पर इलेक्ट्रॉन के मूड पे है। चलो आज मैं थोड़ा घूम के जाता हूँ, 5 से 4 जाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर है ना, 4 से 3 जाऊंगा, 3 से 2 जाऊंगा, फिर 2 से 1 पे आऊंगा। कितने डिफरेंट मिले मैक्सिमम? 4 डिफरेंट। दिस इज द हाईएस्ट ऑर्बिट विद द लोएस्ट ऑर्बिट, तो n2 - n1 भी 4 ही आ गया। आप बोले से इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं आ गया 5 से 4 डायरेक्ट, 4 से डायरेक्टली 1 पे आ गए? क्योंकि मैक्सिमम पूछा है तो यू हैव टू टेक दैट मैक्सिमम वैल्यू। अगर 5 से 4 आ गया फिर 4 से 1 आ सकता है डायरेक्टली। मैक्सिमम पूछा तो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। फिर ऊपर क्लियर? वाला भी, ऊपर हाँ वाला बोलो। टोटल के लिए है ना, मतलब वो भी मैक्सिमम ही हो गया ना। नहीं यहाँ टोटल नहीं, जैसे ये 5 4 आया तो ये एक ही आइटम की बात किया मैंने। दूसरे आइटम में हो सकता है क्या हो, 5 से 4 हो, 4 से 1 हो। तो मेरे पास सैंपल ऑफ एटम्स है, मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि मेरे पास अगर एक ही आइटम है, व्हाट इज वन पॉसिबिलिटी इज मैक्सिमम, तो दिस वन। ओके सर। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सपेक्टेड डिफरेंट, 5 से 4 आएगा तो एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, तो फोटॉन्स की एनर्जी निकाल देंगे। तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, सबके एनर्जी डिफरेंस अलग अलग है, सबके फोटॉन्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो जब मेरे पास सैंपल ऑफ एटम्स होंगे, विल कंसीडर ऑल द पॉसिबिलिटीज, ऑल नॉट मैक्सिमम, ऑल द पॉसिबिलिटीज, सबको ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आ जाएगा। उसका फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, और ये सिंगल का दिया हुआ है, ओके सर। ठीक है ना? हाँ Yes. सर। जैसे जैसे आप 10th फ्लोर पे हो, 10th से ग्राउंड स्टेट आना है, 1 फ्लोर, आपके पास ऑप्शन है, पहले तुम 9 पे जाओ, फिर 9 से 1 पे आओ, फिर 10 पे जाओ, 10 से 1 पे आओ। तो अलग अलग इंसान है, अलग अलग तरीके से आएंगे, तो अलग अलग फोटॉन्स मिलेगा। तो मेरे पास एक ही इंसान है, उसको मैं कितने डिफरेंट, कितने मैक्सिमम कितने स्टेप्स में ला सकता हूँ? तो एक एक फ्लोर करके आऊंगा। हाँ सर। वही वही पूछा इन्होंने। तो वही मेरे पास इनफाइनाइट फोटॉन्स है, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स है, सब अपने मूड पे आएंगे, तो अलग अलग फोटॉन्स लाने हैं, अलग अलग रेडिएशंस लाने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये तो उसमें काउंट होगा ही, n-1 भी काउंट होगा, n-2 काउंट होगा, n-3 काउंट होगा, n-1 n-1 का सम काउंट होगा, सारे काउंट होंगे। ओके सर। ये मैंने ये बचा है बेटा, आई विल डिस्कस अगेन। सॉल्विंग के लिए खत्म हो गया, टेस्ट पेपर के लिए खत्म हो गया, लेकिन अगेन विल डिस्कस जो स्पेक्ट्रम है ना, 1 बाय 1 पूरा डिस्कस कर लूंगा। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मेडिकल के बुकलेट डिस्कशन। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए थैंक यू सर।